कि बॉडी को स्टेबल कैसे बनाते हैं। हम लोग देख चुके हैं स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और इसी खिलौने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको आप रोली पोली टॉय कहते हो, ठीक है। तो देखते हैं ये स्टेबल क्यों है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पहले वर्टिकल स्टैंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसको थोड़ा सा धक्का दे दो तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि ये स्टेबल है। और यही फंडा फिर हम अपने शिप्स और सबमरीन्स पे भी लगाएंगे, ठीक है। सो जस्ट होल्ड ऑन एंड लेट मी गो हेयर। ओके, तो आप रोली पोली टॉय की बात करते हो। रोली पोली टॉय को बिल्कुल बीच में से काट दो, तो ये आपका टॉय है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बीच में से इसको काट दिया, ये ऐसा दिखाई देगा। और ये ग्राउंड पे स्टैंडिंग पोजीशन में, अभी तो ये ग्राउंड में स्टैंडिंग पोजीशन पे है। आप इसकी फोर्सेस कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, इसका खुद का वेट होगा। अब क्या होता है, इसको बीच में से काटोगे ना, आप देखोगे मेजरली ये हॉलो है, मगर नीचे ना एक वेट फिक्स्ड है। मे बी एक सैंड बैग हो सकता है जो नीचे फिक्स है। उससे क्या होगा, बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो ये यहाँ पर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बॉडी का वेट लगेगा नीचे की तरफ। सो क्या हुआ है कि मैं 2 राइटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ आजकल, और अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ स्केचबुक के क्या टूल्स थे और दूसरे सॉफ्टवेयर के क्या टूल्स हैं। अच्छा, फिर दूसरा, ये ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, जहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। और ब्यूएंट फोर्स कंसिडर कर सकते थे, मगर अगेन रीजन वही आएगा कि सराउंडिंग फ्लूइड एयर है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, और इस बॉडी का वॉल्यूम यानी कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ एयर भी बहुत कम है, तो ब्यूएंट फोर्स नेग्लिजिबल आने वाली है। तो एक तरह से दो ही फोर्सेस काम कर रही होंगी, एक बॉडी का वेट और एक इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर बॉडी वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है तो हम भी देख सकते हैं कि वो बॉडी ऐसे स्टैंड कर रही होती है, ऐसे वो बॉडी स्टैंड कर रही होती है ना, ऐसे स्टैंड कर रही होती है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है वो खिलौना। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और दूसरा उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। एक काम करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन ऑफ एक्शन को 1 1 एक्सिस बोल देते हैं। इस लाइन ऑफ एक्शन को क्या बोल देंगे, 1 1 एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस बॉडी को टिल्ट किया, तो इस बॉडी को थोड़ा सा धक्का दिया, मे बी क्लॉकवाइज सेंस में। तो मैं बोलूंगा मैंने बॉडी को डिस्टर्ब किया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस, क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप टर्म यूज करना चाहें, तो क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर अब मैं बॉडी की पोजीशन बनाऊंगा, बॉडी को शो करूंगा, तो ये क्या है, ये आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास ग्राउंड है ऐसे। और जो हमें टॉय दिखाई देगा, तो टॉय तो 2 सर्कल्स का मिलके बना हुआ है। तो ये नीचे वाला सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल, और ये ऊपर वाला सर्कल है ना, बॉडी ऐसे आ जाएगा। और वो जो 1 1 एक्सिस थी, इनिशियल 1 1 एक्सिस थी, वो आपको ऐसे दिखाई देगी। अब वो जो सैंड बैग होता है ना, वो नीचे फिक्स रहता है, वो हिलता नहीं है। तो वो जो सैंड बैग है वो नीचे फिक्स है, यानी कि बॉडी का खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी यहीं रहने वाला है। और अब देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया है। तो अब जरा फोर्सेस को देखते हैं। तो टॉय के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगेगा नीचे की तरफ, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। अब डेफिनेटली इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, और आप देख सकते हो ये दोनों फोर्सेस मिलके एक कपल जनरेट करेंगी, जो कौन सी सेंस में होगा, आई थिंक ये दोनों फोर्सेस मिलके एक एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेंगी, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेंगी। तो पहले लिख के रख लो, एंटी क्लॉकवाइज कपल या फिर टॉर्क। तो जब आप बॉडी को क्लॉकवाइज डिस्प्लेस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो रहा है, जो बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इस एंटी क्लॉकवाइज कपल को हम रीस्टोरिंग कपल बोलेंगे, और क्योंकि बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी वो स्टेबल पोजीशन थी। तो अभी बॉडी जो है, ये वाली जो बॉडी है, इसकी इनिशियल पोजीशन एक स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी बॉडी को अनस्टेबल बना के देखते हैं। और इस बॉडी को अनस्टेबल बनाने के लिए पता है मैं क्या करूंगा, इस पूरी बॉडी को सैंड से भर दूंगा। तो अब देखते हैं ये बॉडी अनस्टेबल होगी या नहीं होगी। तो ये आपके पास ग्राउंड है,
ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, इधर ग्राउंड है, और ये आपके पास बॉडी का नीचे वाला सर्कल है, ये बॉडी का ऊपर वाला सर्कल है, और ये पूरी बॉडी जो है सैंड से भरी हुई है। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, और ये ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, जो जी पॉइंट है जहां बॉडी का वेट लग रहा है, और जो पी पॉइंट है जहां नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां फोर्सेस लग रही हैं। हम इन दो पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पहले ये दो पॉइंट्स पास पास थे, अब ये दो पॉइंट्स दूर हो गए हैं, है ना, तो दो पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब इस बॉडी को फिर से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो जब बॉडी को क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट देंगे तो अब बॉडी जो है आपको ऐसे दिखाई देगी। तो ये बॉडी का नीचे वाला सर्कल और ये बॉडी का ऊपर वाला सर्कल। मगर अब क्या होगा, अब ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बॉडी की शेप और साइज पे डिपेंड करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहीं रहने वाला है, इधर ही रहने वाला है। मगर आप एक चीज अगर ध्यान से नोट करेंगे, पिछले केस में जब बॉडी को टिल्ट किया तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो पी पॉइंट की लेफ्ट साइड पे रहता है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे चला जा रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये बहुत आसान है। कैसे, ये देखो, मान लीजिए आपके पास एक हिंज जॉइंट है और हिंज जॉइंट पे एक लिंक लगा हुआ है, लिंक की लेंथ है L और लिंक को रोटेट कर दिया एंगल थीटा से, तो ये वाला जो पॉइंट है A, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, L इंटू थीटा। तो L जितना ज्यादा होगा पॉइंट उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो G पॉइंट को दूर करने से G पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और P पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, P पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जा रहा है। अब जरा देखते हैं क्या होगा। तो P पॉइंट पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। G पॉइंट पे क्या लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ, है ना। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों मिलके एक कपल जनरेट करेंगे, कौन सी सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो कपल आ रहा है वो भी क्लॉकवाइज कपल आ रहा है। तो अगर हम बॉडी को डिस्टरबेंस दे रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डिस्टरबेंस दे रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज कपल ही जनरेट हो रहा है। तो ये क्लॉकवाइज कपल बॉडी को वापस लाने की बजाय बॉडी को और पलट देगा, यानी कि बॉडी को ओवरटर्न कर देगा। तो इसको हम बोल देंगे ओवरटर्निंग कपल बोल देंगे। इसको आप क्या बोलोगे, ओवरटर्निंग कपल। तो बॉडी वापस आने की बजाय पलटी खा रही है ना। तो अब ये क्या बन गया, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप अनस्टेबल बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, वो डिपेंड करेगा G और P के बीच के डिस्टेंस पर। इनफैक्ट बेटर लैंग्वेज होगी, वो डिपेंड करेगा G और P की रिलेटिव पोजीशन पर। तो हमारे पास स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या आती है, हम बॉडीज को स्टेबल कैसे बनाते हैं। सो द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी depends upon relative positions of the points where forces are acting. Relative positions of points where forces are acting. ठीक है। तो यही फंडा जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में शिप्स और सबमरीन्स पे लगाएंगे। तो पहली वीडियो हम सबमरीन से रिलेटेड देखेंगे, यानी सबमर्ज्ड बॉडी से रिलेटेड, और सेकंड वीडियो जो है हम फ्लोटिंग बॉडी यानी शिप से रिलेटेड देखेंगे। तो वेयर फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है जी। सो आई होप कॉन्सेप्ट यानी कि फंडा समझ आ गया है। बहुत सिंपल है, जिन पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रही हैं उन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन क्या है, कोई पॉइंट ऊपर, कौन सा पॉइंट ऊपर है, कौन सा पॉइंट नीचे है, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, वो डिसाइड करेगा बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। पसंद आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।